स्विमिंग पूल में अजीब तमाशा था। भाई खरबूज खान मूड में थे। साकित पानी पर आलती पालती मारे बैठे थे और किनारों पर खड़ा मजमा आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देख रहा था। मजमा में शकीला भी थी, तालूत की महबूबा, और महबूबा की मौजूदगी में सर विंस्टन चर्चिल भी दुनिया के सबसे बड़े अहमक नजर आए थे। चुनाचे अपना यार पानी पर पालती मारे बैठा था तो कौन सी बड़ी बात थी। मैंने अफशां को भी एक किनारे पर देखा और बेधड़क उसकी तरफ पड़ गया। उससे इज्तनाब दूसरों पर इजहार बन जाता। अफशां ने भी मुझे देखा, हल्की सी घबराहट चेहरे पर उभरी। फिर उसने भी शायद मेरे ही अंदाज में सोचा और पुरसुकून हो गई। ये क्या है साइम साहिब? उसने स्विमिंग पूल की तरफ इशारा किया। आदिल ही है, मगर ये पानी पर बैठे हुए हैं। इसने पैराकी का आला तरीन एजाज हासिल किया हुआ है हमारी रियासत में। लेकिन ये पैराकी की कौन सी किस्म है? अफशां हैरत से बोली। कुछ भी नहीं है ये तो। अगर आप कहें तो वो पानी पर दौड़ सकता है, मैंने बड़े वसूख से कहा। मैं नहीं मानती साइम साहिब। क्यों? मुझे बताइए, मेरा लिबास खुद ब खुद कैसे तब्दील हो गया? शकीला ने मेरी जगह कैसे ले ली? और फिर वो अनोखे वाकयात। अफशां ने उलझे हुए अंदाज में कहा। अरे हम लोग काले जादू के माहिर हैं। जी नहीं, सफेद जादू के। अफशां एक प्यार भरी मुस्कुराहट से बोली। क्यों? मैंने पूछा। अगर आप काले जादू के माहिर होते तो काले होते। ओह, मैं हंसने लगा। उसी वक्त तालूत की निगाह हम दोनों पर पड़ गई और वो उछलकर पानी पर खड़ा हो गया। फिर तेजी से दौड़ता हुआ उस किनारे तक आया जहां हम दोनों खड़े थे और उछलकर किनारे पर चढ़ आया। जी जी, मेरा नाम अफशां है। अफशां बरजस्ता बोली। ओह, खुदा का शुक्र है, तालूत ने कहा और दोबारा पानी में छलांग लगा दी। अफशां हंसी ना रोक सकी। मैं भी कहका लगा रहा था, जबकि दूसरे लोग हैरानो परेशान खड़े थे। तालूत अब बाकायदगी से पानी में तैर रहा था और फिर वो दूसरे किनारे पर निकल आया। सब लोग उसके गिर्द जमा हो गए। हम दोनों भी टहलते हुए दूसरे लोगों के पास पहुंच गए। मैं कहता हूं खुदा की कसम ये जादू है, तनवीर साहब कह रहे थे। पानी पर चलना इंसानी कारनामा नहीं हो सकता। ताज्जुब है तनवीर साहब, इसका मकसद है कि आपके यहाँ के तैराक सिर्फ पानी के नीचे ही जा सकते हैं। अरे हमारी रियासत के तैराक तो पानी पर बांस खड़े करते हैं और उन पर करतब दिखाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, मैं पानी पर सर के बल दौड़ सकता हूँ, तालूत ने कहा। तब फिर तुम्हारी रियासत जिन्नों की रियासत ही हो सकती है, तनवीर साहब मुस्कुराते हुए बोले और मैंने गहरी सांस ली। आपका ख्याल किस कदर हकीकी है मोहतरम, ये आप नहीं जानते, मैंने दिल में सोचा। काफी देर तक वो लोग तालूत की उस तैराकी पर हैरत का इजहार करते रहे। बहरहाल उसके बाद दूसरे प्रोग्राम शुरू हो गए जिनमें खाने पीने का प्रोग्राम भी शामिल था। वैसे बदमाश तालूत बार बार मेरी और अफशां की शक्लें देख रहा था, जैसे कोई अंदाजा लगाने की फिक्र में हो। लेकिन हम दोनों ने अपने चेहरे इतने नॉर्मल कर लिए थे, कोई अंदाजा लगाना नामुमकिन था। बहरहाल उसे शुबा जरूर था। तन्हाई मिलते ही वो मेरे सर पर सवार हो गया। रिपोर्ट? खैरियत? मैं कहता हूँ रिपोर्ट। तालूत होंठ भींच कर बोला। किस सिलसिले में बंदा खुदा? आरिफ, मुझसे अड़ने की कोशिश मत करो। क्यों मुझे गुस्सा दिला रहे हो? अभी तुम्हारी जुबान सब कुछ उगल देगी। अजीब मनहूस आदमी हो, मैंने दांत पीसते हुए कहा। कोई राज राज नहीं रहने देते। राज के बच्चे, मैंने उसे तेरे पास भेजा था, तालूत बोला। जी हाँ, मेहरबानी। ये देखो। तालूत ने अपनी एक उंगली उठाई और मेरी निगाहें बेसाख्ता उसकी उंगली की तरफ उठ गईं। तब अचानक मैंने अपने जहन में सन्नाटा महसूस किया और फिर जैसे मेरे हलक से कोई अजनबी आवाज निकली। वो मेरे पास आई थी तो मैंने उससे कहा कि हमने उसे खासा परेशान किया है। उसने जवाब दिया कि यह सिर्फ आपका एहसास है, और फिर वो रोने लगी। उसने कहा कि हम यहाँ की रौनकें ले जाएंगे। उसने ये भी कहा कि शकीला खुशकिस्मत है कि हमारे साथ है। उसने आरजू की कि काश वो भी हमारे साथ रह सकती। उसने कहा कि मैं जिंदगी भर उसके साथ रहूं। मेरे जहन ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था, लेकिन मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। मैं ये सब कुछ तालूत को नहीं बताना चाहता था, लेकिन मेरी जुबान से बेसाख्ता सारे अल्फाज निकल रहे थे और तालूत हकीमाना अंदाज में गर्दन हिला रहा था। बस उसने अंगूठा उठा दिया और मेरी जुबान जैसे उसकी गिरफ्त से आज़ाद हो गई। मुझे एहसास था, मुझे याद था कि मैंने उससे क्या कहा है। मैंने तालूत की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहा था। ये अच्छी बात नहीं है, मैं झिल्ला कर बोला। मैंने क्या किया है? तालूत ने मासूमियत से कहा। मैं कह चुका हूं कि यह अच्छी बात नहीं है, और यह अच्छी बात थी कि तुम दोस्ती का दावा भी करते हो और अपनी बातें भी छुपाना चाहते हो। यार तुम अहमक हो। ठीक है, मुझे अफसोस है। मैं वादा करता हूं कि आइंदा तुम्हारे मामलात में मदाखलत नहीं करूंगा। तालूत मुड़ा और आगे बढ़ गया। मैं खामोश खड़ा रह गया था और फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैंने वाकई तालूत से ज्यादती की है। मुझे यह लहजा नहीं इख्तियार करना चाहिए था, और फिर उस बेईमान से तो कुछ छुपाना भी हिमाकत है। भला उससे कौन सी बात छुपी रह सकती है? मैं तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन तालूत निगाहों से उजल हो गया था।
नवाब जलालुद्दीन और तनवीर साहब खड़े हुए गुफ्तगू कर रहे थे। मैं भी उनके पास पहुंच गया। क्या ख्याल है साइम मियां, वापस चलें? जैसी आपकी मर्जी। जलाल भाई कह रहे थे कि मैं उन्हें अपने घोड़े दिखाऊं। आप लोग पसंद करेंगे? क्यों नहीं पसंद करेंगे, मेरी बजाय, नवाब जलालुद्दीन बोले। जरूर जरूर, आदिल को भी साथ ले लिया जाए, तब फिर आइए। बाकी लोग बदजौक हैं, घोड़ों को क्या समझेंगे, तनवीर साहब ने कहा, और हम तीनों तालूत को तलाश करने लगे। तालूत दूसरे लोगों के साथ ही मिल गया। आइए आदिल मियाँ, जरा तनवीर के घोड़े देखने चल रहे हैं। नवाब साहब ने उसे दावत दे दी। जी बेहतर, तालूत संजीदगी से बोला। फिर तनवीर साहब ने दूसरे लोगों से वहीं इंतजार करने के लिए कहा और तसद्दक को साथ लेकर एक जीप की तरफ चल पड़े। तसद्दक ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और हम चारों पीछे बैठ गए। ज्यादा फासला न तय करना पड़ा। बाग से कुछ ही फासले पर एक इमारत में तनवीर साहब का अस्तबल था। 10-11 घोड़े थे, खासे थे। मुझे या तालूत को भला घोड़ों की क्या पहचान, हम अगर चाहते तो एक गधे को भी डरबी का इनाम दिला सकते थे। तालूत ख्वामखा घोड़े के बारे में बकवास कर रहा था। गो वो मुझसे नाराज था, लेकिन इस खफगी का इजहार दूसरों पर नहीं करना चाहता था। वैसे उसका मूड शरारत का ही था। चुनाचे एक मरियल से घोड़े के सामने वो रुक गया। हो नवाब साहब, उसने नवाब जलालुद्दीन को मुखातिब किया। हाँ खैरियत, नवाब साहब बोले। इस घोड़े को देखा आपने? हाँ, नवाब साहब हंस पड़े। मेरा ख्याल है तनवीर ने इसे दूसरे घोड़ों का हौसला बढ़ाने के लिए खरीदा है। क्या आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं नवाब साहब? तालूत ने ताज्जुब से कहा। अमा तो इस खच्चर को यहाँ बांधने की वजह तुम्हारी समझ में आती है? तनवीर साहब बोले। ओहो भाई, दरअसल ये मेरे साइज का घोड़ा है। अक्सर वो इस पर बैठकर कभी कभी शाहसवार बनने की कोशिश करता है। ना जाने बेवकूफ कहाँ से खरीद लाया, मेरे घोड़ों के साथ बांधकर उनका इखलाक भी तबाह कर रहा है। अभी बुलाता हूँ बदबख्त को और इसे खुलवाता हूँ यहाँ से, तनवीर साहब झिल्लाए हुए लहजे में बोले। ताज्जुब है, आप दोनों हजरात की एक ही राय है, तालूत ने मुंह फाड़ कर कहा। क्या कहना चाहते हो भाई? नवाब जलालुद्दीन बोले। माफ कीजिए नवाब साहब, आप इस घोड़े को नहीं समझ सके। तालूत मायूसी से बोला। ओहो, गोया ये भी समझने की चीज है। जी हाँ, शायद अपनी नस्ल का ये आखिरी घोड़ा है। बहुत खूब, नवाब साहब हंस पड़े। आप हंस रहे हैं, मैं कहता हूँ मालूम कीजिए साइज से कि ये उसे कहाँ से मिल गया। तालूत इंतहाई संजीदगी से ये तमाम बातें कर रहा था। अरे कोई छोड़ गया होगा मुसीबत समझकर, 150 रुपए दे दिए होंगे उसने। क्यों तनवीर? नवाब जलालुद्दीन बोले। गोया रेस के लिए इसकी तरबियत भी नहीं हुई होगी, ये रेस में दौड़ेगा। नवाब साहब हंस पड़े। किबला नवाब साहब, तालूत ने होंठ भींच कर कहा, सिर्फ एक हफ्ते के लिए ये घोड़ा मेरे हवाले कर दें और उसके बाद सारे मुल्क में चैलेंज कर दें। अगर कोई इसे हरा सका तो हमेशा के लिए खुद को घोड़ों का माहिर कहना छोड़ दूंगा। तालूत ने कहा और दोनों बुजुर्ग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। क्यों भाई, क्या ख्याल है? नवाब जलालुद्दीन बोले और तनवीर साहब हंस पड़े। क्या अर्ज करूं, उन्होंने हंसते हुए कहा। किबला ठीक 1 हफ्ते के बाद अगर कोई घोड़ा इस घोड़े को हरा सका तो मैं उसके मालिक की खिदमत में 1000 घोड़े पेश करूंगा। तालूत इंतहाई संजीदगी से बोला, है कोई इस घोड़े को हराने वाला? और फिर रेस कोर्स में अगर शमशेरुद्दौला के घोड़े भी हों तो? तालूत के चेहरे पर बेपनाह संजीदगी तारी थी, लेकिन घोड़े की हैयत देखकर और उसके बारे में रेस के एक शानदार घोड़े का तस्वुर करने से हंसी न रुक सकती थी। और तालूत के अल्फाज को एक शरारत आमेज तंज के अलावा और कुछ नहीं समझा जा सकता था। लेकिन जाहिर है मैं उन अल्फाज को शरारत नहीं समझ सकता था। तालूत था। वो चाहता तो किसी गधे को भी डर भी जता सकता था। बहरहाल दोनों बुजुर्गों की समझ में नहीं आ रहा था कि इस दिलचस्प बात को हकीकत समझे या मजाक, लेकिन तालूत की संजीदगी भी उन्हें उलझा रही थी। फिर क्या ख्याल है, क्या मुझे इसकी तरबियत की इजाजत मिल जाएगी? चंद मिनट के बाद तालूत ने पूछा। इसमें पूछने की क्या बात है, न सिर्फ ये बल्कि सारे घोड़े आपकी नजर आदिल मियाँ? तनवीर साहब ने जवाब दिया। नहीं, मुझे सिर्फ ये कीमती घोड़ा दरकार है। हाँ, जरा उस शख्स को बुलवाइए जिसके बारे में आपने फरमाया था कि इसे लाने वाला वो है। अच्छा, तनवीर साहब ने कहा और तसद्दुक को साइज को बुलाने भेज दिया। मैं इस नायाब घोड़े का शजरा मालूम करना चाहता हूँ, तालूत बोला। मुझे यकीन है किसी गधे की जुलानिया तबाह का नतीजा निकलेगा, तनवीर साहब बोले और नवाब जलालुद्दीन ने जोरदार कहकहा लगाया। नवाब साहब, मुझे आप पर हैरत है, तालूत ने कहा। आप घोड़ों के सिलसिला में अच्छी खासी महारत रखते हैं, आप भी इसका मजाक उड़ा रहे हैं। घोड़ों के बारे में? सिर्फ घोड़ों के बारे में, गधों पर मैंने कोई रिसर्च नहीं की। नवाब साहब बदस्तूर हंसते हुए बोले। वैसे तनवीर, तुमने किसी को इतनी संजीदगी से मजाक करते देखा है? बेहतर है नवाब साहब, मैं इस घोड़े की तरफ से हर चैलेंज कबूल करूंगा। बस अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, तालूत ने गुस्सीले अंदाज में कहा और सब हंसते रहे। चंद मिनट के बाद साइस आ गया। उसने झुक कर सलाम किया था
और फिर वो एक तरफ अदब से खड़ा हो गया। तालूत ने उसकी तरफ देखा और बोला, ये घोड़ा तुम्हारा है? जी सरकार, साइस ने जवाब दिया। कहाँ से हासिल किया था? मुझे उसके बारे में तफसील बताओ। जी सरकार, वो हमारा एक वाकिफकार है रमजानी, यक्का चलाता है। 3 साल से उसके पास था और उसके दाल दलिए का सहारा था। फिर एक दिन इसकी टांग में कुत्ते ने काट लिया और जख्म खराब हो गया। रमजानी इसे चलाता रहा और फिर जब बिल्कुल ही ना चल सका तो वो मायूस हो गया और एक दिन उसने मुझसे कहा कि इसका जो भी मिल जाए बिकवा दूं। लंगड़ा घोड़ा कौन खरीदता साहब? मैंने 2-4 आदमियों से बात की, कोई 50 भी देने को तैयार ना हुआ, मगर रमजानी की हालत खराब थी। उसके बच्चे भूखे मरने लगे। थोड़े से पैसे उसके पास थे लेकिन उनसे वो घोड़ा नहीं खरीद सकता था। हमने उसकी मदद की सरकार और 75 रुपए उसे दे दिए। यही हम कर सकते थे। उसका काम चल गया और उसने जबरदस्ती इसे हमें दे दिया। उसने कहा कि वैसे भी वो उसे छोड़ देगा, कहाँ से खिलाएगा इस बेकार जानवर को, तो हम इसे ले आए। हमने सोचा हम इसका इलाज करेंगे और हमारी किस्मत से इसका जख्म ठीक हो गया। अब तो ये खूब चल लेता है सरकार। हमारा गांव थोड़ी दूर है, जब हम वहां जाते हैं तो इसी पर सवार होकर जाते हैं। साइस ने सादगी से कहा। उफ, इस नायाब घोड़े की ये बेकदरी। यकीनन इसके साथ जबरदस्त नाइंसाफी हुई है। ये 3 साल तक यक्के में जुता रहा, तालूत ने कहा। नवाब साहब और तनवीर साहब बेसाख्ता कहके लगा रहे थे। तुम ये घोड़ा बेचोगे साइस? तालूत ने उन्हें नजरअंदाज करके पूछा। इसकी क्या हैसियत है सरकार, खादिम है आपके। क्या कीमत लोगे इसकी? कुछ नहीं माई बाप, ये है किस काबिल? ओ बेवकूफ, इस अजीमुल मर्तबत घोड़े की तौहीन मत करो। तुम क्या जानो इसके बारे में? गरीब रमजानी को भी जबरदस्त खसारा हुआ है, लेकिन किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मैं इसकी कीमत मुकर्रर करता हूँ। साइम भाई, आपकी जेब में 20,000 रुपये होंगे? तालूत ने अचानक मुझसे पूछा और मैं बौखला गया। क्या? नवाब साहब और तनवीर साहब बैक वक्त बोले। ओ, मैं पैसे तो नहीं लाया, मैंने जेबें टटोलते हुए कहा। आप इतने कल्लाश कब से हो गए साइम भाई कि आपकी जेबों में 10-20 हज़ार भी ना निकलें? देखिए तो सही। तालूत के लहजे में एक खास अंदाज था। मैंने तवील सांस लेकर जेबें टटोली। और भला मेरी जेबों में गड्डियां क्यों ना होती? मैंने वो गड्डियां निकाल ली। तालूत ने उन्हें मेरे हाथ से उचक लिया था। ये 10,000 रुपये रमजानी को भिजवा दो। किसी गरीब की गुर्बत से नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, उसे उसके माल की कीमत मिलनी ही चाहिए। आदिल, तनवीर साहब बेचैन होकर बोले। और ये 10,000 तुम्हारे। मेरा ख्याल है घोड़े की खिदमत करके इसे ठीक करने का ये मुआवजा कम नहीं है। तालूत ने तनवीर साहब के एहतजाज पर तवज्जो दिए बगैर कहा। साइस का रंग उड़ गया, उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसने इस अंदाज में एक एक की शक्ल देखी जैसे ये सब उसका मजाक उड़ाने आए हों। क्यों, क्या ये रकम कम महसूस हो रही है? फिर तुम मुझे बता दो भाई, क्या लोगे? तालूत साइस से बोला। आदिल मियाँ, ये गलत है। नहीं, ये गलत है। घोड़ा आपकी नजर किया जा चुका है, बराहे करम पैसे वापस ले लें। तनवीर साहब ने आगे बढ़कर मदाखलत की। ओ, गोया आपको यह सौदा मंजूर नहीं है? तालूत बोला। सौदे का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये रकम मैं इसे इसी कीमत पर खरीदूंगा। अगर आपने कोई दूसरा तरीका इख्तियार किया तो फिर मैं इसे कबूल नहीं कर सकूंगा। माफ कीजिए, मुझे हमेशा यह एहसास रहेगा कि यह घोड़ा बेहैसियत है। लेकिन सुने तो सही, इसने इसे 75 रुपये में खरीदा है। ये इसकी हमाकत है, मेरी नहीं। अच्छा, आपकी तरफ से मैं इसे अदायगी कर दूंगा। एक ही बात है तनवीर साहब, बराहे करम इस मामले में मदाखलत न करें। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। ओह हाँ, शायद आप नाराज हो गए। ये ठीक है, मुझे आपके अस्तबल में आकर खरीदो फरोख्त नहीं करनी चाहिए थी। खैर सुनो, इस बार उसने साइस को मुखातिब किया। अगर तुम ये घोड़ा इस कीमत पर फरोख्त करना चाहो तो यहाँ से बाहर आकर मुझसे बात कर सकती हो। तनवीर, नवाब जलालुद्दीन ने मदाखलत की। जी भाई साहब, जो हो रहा है होने दो और खुशी से होने दो। लेकिन भाई साहब, क्या ये इस घोड़े की कीमत है? साइम भाई, तालूत ने मुझे पुकारा। फरमाइए। एक गड्डी और होगी? यकीनन। मैंने जेब में हाथ डालकर एक गड्डी और निकाल ली। 15-15 हज़ार दोनों के। अब तो ठीक है तनवीर साहब। तनवीर, मैं कहता हूँ मदाखलत मत करो, नवाब जलालुद्दीन बोले। शहजादों को जो चीज़ पसंद आती है वो उसे शायान शान कीमत अदा करके ही खरीदती हैं। ले लो मियाँ, ये रकम ले लो, लेकिन रमजानी को 15,000 आज ही पहुंच जाने चाहिए। उसे मालूम कर लिया जाएगा, नवाब जलालुद्दीन बोले। और तनवीर साहब खामोश हो गए। नोट लेते हुए साइस बुरी तरह तड़प रहा था। तब तालूत ने कहा, हाँ, आपसे एक रियायत जरूर तलब करूंगा तनवीर साहब। हाँ, जरूर। तनवीर साहब फंसी फंसी आवाज में बोले। ये घोड़ा यहाँ पर ही रहेगा। मैं यहाँ आकर ही इसकी तरबियत करूंगा और इसे आइंदा रेस के लिए तैयार करूंगा। जरूर, इसमें पूछने की क्या बात है? तो भाई, आज से तुम इसकी खुसूसी निगरानी करोगे और इसके लिए जो ग़िज़ा तजवीज़ करूं इसे बाकायदगी से दोगे।
तालूत साइज से बोला। साइज की आवाज ही बंद हो गई थी। आइए नवाब साहब चलें, तालूत ने कहा और सब वापस चल पड़े। तनवीर साहब बेहद संजीदा हो गए थे। रास्ते में नवाब जलालुद्दीन ने उनकी शक्ल देखी और हंस पड़े। क्या हो गया तनवीर? उन्होंने मज़का खेज अंदाज में पूछा। कुछ नहीं भाई साहब। मियाँ अहमक हो नीरे, नवाब साहब बोले। क्या तुमने सुना नहीं कि साइस ने क्या कहा था? क्या? तनवीर साहब चौंक कर बोले। उसने कहा था रमजानी के पास दूसरा घोड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। क्या 15,000 से उसकी जिंदगी नहीं सुधर जाएगी? और क्या तुम्हारा साइस इस रकम से अपने सारे दुख दूर नहीं कर लेगा? क्या तुम्हारे ख्याल से मैं अहमक हूं कि बिला वजह इन लोगों के गुण गाता रहता हूं? खुदा की कसम, मैंने इन लोगों के साथ जो कुछ किया है उस पर जिंदगी भर शर्मिंदा रहूंगा। तनवीर साहब ने जज्बाती लहजे में कहा। आप ज्यादती कर रहे हैं नवाब साहब, तालूत ने मदाखलत की। क्या आदिल मियाँ, ये गुफ्तगू करके आप मेरे अजीमुल मर्तबत घोड़े की तौहीन कर रही हैं। ओहो, मुआफ़ी चाहता हूँ, मुआफ़ी चाहता हूँ, नवाब साहब हंसते हुए बोले। तनवीर साहब भी थकी थकी सी हंसी हंस रहे थे। हम वापस उस जगह पहुंच गए जहां से चले थे। तमाम लोग हमारे मुंतजिर थे और बोर हो रहे थे। बहरहाल वापसी का प्रोग्राम बना और इस तरह ये दिलचस्प पिकनिक खत्म हो गई। लेकिन हमारी मौजूदगी और नवाब साहब के आ जाने से हर वक्त कह कहे रहते थे। पिकनिक की जगह हो या घर, दिलचस्प प्रोग्राम बनते रहते। खास तौर पर जब से अफशां से मेरी बात हुई थी, ना जाने क्यों मेरा दिल भी यहाँ लगने लगा था। हालांकि मेरी कैफियत से आप बखूबी वाकिफ हैं। दुनिया की सारी दिलचस्पियां हासिल हो चुकी थीं और औरत मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी। औरत ही ने तो मेरी जिंदगी में कांटे बोए थे और सच बात यह है कि औरत ही मेरी जिंदगी में नित नए मोड़ लाई थी। वरना शायद आज तक हशमत ब्रादर्स में क्लर्क होता। लेकिन आज फिर औरत मुझे अजनबी अजनबी लग रही थी। आज फिर मेरे दिल में वो पाकीज़गी और तकद्दस लिए जलवागर हो गई थी। आज फिर मैंने अफशां की आंखों से लुढ़कते हुए मोतियों में मोहब्बत पाई थी। देखें ये मोहब्बत भी रास आती है या नहीं। और ये बहरहाल तालूत की बदमाशी थी। उसने मुझे जबरदस्ती इश्क करवाया था और फिर बदमाश ने किस चालाकी से मेरे मुंह से सब कुछ उगलवा लिया था। लेकिन ना जाने क्यों उसके बाद अचानक ये दुनिया ज्यादा हसीन लगने लगी थी। मुझे तालूत की नाराजगी का एहसास था और बहरहाल मैं उसे नाराज नहीं रखना चाहता था। चुनाचे जो ही मौका मिला मैंने उसे घेर लिया। तो आप मुझसे नाराज हैं? मैंने पूछा। जी नहीं, तालूत मुंह फुलाकर बोला। यार वाकई नाराज हो गए? मैंने उदास लहजे में कहा और तालूत चौंककर मुझे देखने लगा। उल्लू बना रहे हो? उसने कहा। नहीं तालूत, मैं तुम्हारी नाराजगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खुदा की कसम दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा है भी कौन? अगर तुम नाराज हो गए तो मुआफी चाहता हूँ। यकीन करो तुम्हारे कहने से तो मैं इस हमाकत पर आमादा हो गया हूँ। वरना औरत मेरी जिंदगी में जो हैसियत रखती है तुम्हें मालूम है। तुम अच्छी तरह जानते हो तालूत, औरत ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया है। जेल में सड़ रहा होता या फिर फांसी पा चुका होता। मेरी तो पूरी जिंदगी ही दूसरों के सहारे गुजरी है। अगर तुम मुझे ना संभाल लेते तो औरत मुझे कहाँ पहुंचा चुकी होती। इसलिए किसी के मामले में संजीदा होने को तैयार न था। अफशां ऐसी नहीं है, तालूत ने कहा। मैं उस पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन तुम मेरे जख्मों का एहसास क्यों नहीं करते? मुझे एहसास है। बस यही बात थी कि मैं किसी के मामले में संजीदा होना नहीं चाहता। जब यूसुफ इब्रान संजीदा हो गया है तो तुम्हें भी संजीदा होना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी बात से कब इनकार किया है तालूत? मगर यार ये जबरदस्ती का इश्क नहीं चलेगा, तुम्हें संजीदा होना पड़ेगा। और अगर कुछ और जख्म मिल गए तालूत तो? मेरा ख्याल है नहीं मिलेंगे। खुदा की कसम वो लड़की बहुत अच्छी है। हाँ मुझे एहसास है। बस तो फिर तोहमात को जहन से निकाल दो। पूरी दिल जमई से इश्क करो कि इश्क ही जिंदगी है। इश्क इश्क सिर्फ इश्क, बाकी दुनिया फालतू है, बेकार, बिल्कुल बेकार। कर तो लिया भाई, अब तो नाराज नहीं है। अरे मेरी जान, मैं तुझसे नाराज हो सकता हूँ। तालूत ने मुझे खींचकर सीने से लगा लिया और उसी वक्त कमाल ने दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ। कौन है? कासिद। कमाल अंदर दाखिल होकर मुस्कुराते हुए बोला। क्या पैगाम है? किसका पैगाम है? खाने की मेज पर इंतजार हो रहा है, कमाल ने जवाब दिया। अरे खाने का वक्त हो गया, तालूत चौंक कर बोला और हम दोनों कमाल के साथ कमरे से निकल आए। यहाँ खाने पीने की मसरूफियत कुछ ज्यादा ही रहती है, रास्ते में तालूत ने कहा और कमाल हंसने लगा। खाने की मेज पर हमारे अलावा सब पहुंच चुके थे। नवाब साहब वगैरह ने मुस्कुराते हुए हमारा खैर मकदम किया। सब दिलचस्पी से हमारी तरफ देख रहे थे। बैठो भाई, इस वक्त तुम्हारे गधे का तज़किरा हो रहा था। नवाब साहब मुस्कुराते हुए बोले। अरे बेटे, ये दौलत क्यों लुटाते फिर रहे हो? सुना है तुमने 30,000 का एक गधा खरीदा है। बड़ी माँ हमारी तरफ देखते हुए बोली। नहीं बड़ी माँ, वो एक मजलूम घोड़ा था। आप देखिए ना, बाज़-औक़ात आला खानदान के लोग अपनी मजबूरियों के हाथों इस कदर लाचार हो जाते हैं कि खुद उन्हें अपनी आला नस्बी पर शक होने लगता है।
दूसरे लोग उन्हें खातिर में नहीं लाते। अगर आप उन्हें पहचान कर उन्हें उनकी सही जगह दे दें तो ये क्या बुरी बात है? तालूत ने कहा। हरगिज नहीं, बड़ी माँ बोली। बस मैंने उस सितम रसीदा घोड़े के साथ यही किया है, तालूत ने कहा, और सितम रसीदा घोड़े पर सब हंस पड़े। अफसोस, आप उस घोड़े की अजमत नहीं पहचान सके, लेकिन खैर, ना घोड़ा दूर है ना मैदान, तालूत संजीदगी से बोला, और सब हंसते रहे। वो तो ठीक है भाई, लेकिन तुमने मेरे हाथ से साइज निकलवा दिया। तनवीर साहब बोले। क्या मतलब? अरे उसकी जेब में 15,000 रुपए हैं, अब वो घोड़ों को क्या खातिर में लाएगा? ये रकम उसे कहीं और से भी मिल सकती थी। क्या आप तकदीर के कायल नहीं हैं? हूँ भाई, अच्छी तरह हूँ, और तुमसे बहस भी नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है खाना शुरू किया जाए, तनवीर साहब ने कहा, और खाना शुरू हो गया। खाते खाते मेरी निगाह अफशा की तरफ उठ गई और मेरे जहन में सुरूर की हल्की सी लहर दौड़ गई। अफशा मेरी तरफ ही देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा खुमार था जो इससे कबल नहीं आया था। मुझसे निगाहें मिलते ही उसके होंठ शर्मगी अंदाज में खिंच गए और निगाहें झुक गईं। हाँ, मैंने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए कहा, खातून, शायद आपकी जिंदगी में मोहब्बत का खेल पहली बार ही आया हो, लेकिन मैं ये शर्म, ये मुस्कुराहट कई बार देख चुका हूँ, और इसके बारे में मेरा तजुर्बा खासा वसी है। कुछ अच्छे ख्यालात नहीं रखता। खुदा के वास्ते आप मेरे उन ख्यालात की तजदीद ना करें, बल्कि जब कदम बढ़ाया है तो किसी मंजिल तक पहुंचा ही दें, वरना इसके बाद खुद को जीने के लिए तैयार न कर सकूंगा। ऐसा न हो कि आप ही मेरी मौत का सबब बन जाएं। खाना जारी रहा और फिर खत्म हो गया। सब लोग उठ गए। यहाँ के लोगों में ये उम्दा बात थी कि उम्र के तायुन के साथ ही मुतय्यन कर लेते थे। हालांकि तनवीर साहिब और नवाब जलालुद्दीन हम दोनों से काफ़ी बेतकल्लुफ थे, लेकिन वक्त को मद्देनिगाह रखते हुए वो ज़बरदस्ती हम में घुसने की कोशिश नहीं करते थे। उस वक्त भी नौजवानों को तन्हा छोड़ दिया गया और हम लोग एक गिरोह की शक्ल में जमा हो गए। हाँ तो ख़वातीनो हजरात, क्या हुक्म है? अफशा ने सबकी तरफ बारी बारी देखते हुए कहा। अरे तुम्हें कौन हुक्म दे सकता है? सीमी मुस्कुराते हुए बोली। नहीं सीमी बाजी, प्लीज बताइए, क्या मूड है पब्लिक का? किस बारे में भाई? कल के प्रोग्राम की तजदीद की जाए या कोई और प्रोग्राम? पब्लिक की राय तो पब्लिक ही से पूछनी चाहिए भाई। मेरा तो प्रोग्राम है। आज हम लोगों ने खासी आवारागर्दी की है, थकन भी सवार है। क्यों ना आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम को जहन में बसाए हुए बिस्तरों में पहुंच जाएं और इसी के ख्वाबों में सो जाएं। वैसे ये इस नाचीज की जाती राय है, और अगर ख़वातीनों हजरात का इस पर इत्तफाक ना हो सके तो खादिम हर प्रोग्राम में शामिल है, एहसान ने कहा। मेरा ख्याल है एहसान साहब की राय दुरुस्त है, तालूत फौरन बोला। बस तो फिर तय, खुदा हाफिज, अफशा ने कहा, और तमाम लोग एक दूसरे को शब्बा खैर कहकर अपने कमरों की तरफ चल पड़े। ऐसा लगता था जैसे सबकी दिली ख्वाहिश यही हो। इसकी वजह थकन ही हो सकती थी। मैं और तालूत अपने कमरे में वापस आ गए, लिबास तब्दील किए और मसहरियों पर पहुंच गए। तालूत किसी ख्याल में गुम था, मैं भी खामोश लेटा रहा। काफी देर के बाद तालूत ने गर्दन उठाई। आरिफ के बच्चे, बाज नहीं आओगे? खैरियत? मैंने हैरत से पूछा। दफा नहीं होगे यहाँ से? अरे अरे, क्या हो गया तुम्हें? बात मेरी समझ में नहीं आई थी। अबे तो क्या सोने के लिए मैंने सबको भगाया है? तालूत चिल्ला कर बोला। ए जिनजादे, बाखुदा तेरी बात मेरी समझ में नहीं आती, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। तो ए आदमजाद, तू भी गौर से सुन ले, मैंने कोई तरबियत गाहे इश्क नहीं खोली। तू जिस अनाड़ीपन का मुजाहिरा कर रहा है उससे जाहिर होता है कि तूने सिर्फ लड़कियों से फ्लर्ट किया है, इश्क नहीं। और तेरे साथ लड़कियों ने जो सलूक किया है इसमें उनका कसूर नहीं बल्कि तेरा था। जी हाँ ठीक है, मुमकिन है ऐसा ही हो, लेकिन अब आप बकवास करें कि क्या मकसद है? यार खुद भी गौर किया कर, दिन में शकीला से कोई खास गुफ्तगू नहीं हो सकी। ये कमबख्त लड़कियां और लड़के बड़ी खौफनाक निगाहें रखते हैं। कमबख्त दिन भर हमें ही ताड़ते रहे, क्योंकि उनके मनहूस कानों में भनक पड़ चुकी है। दर्जनों बार उन्होंने मुझे और शकीला को तन्हाई का मौका दिया और खुद ताक में रहे कि हमारी गुफ्तगू सुन सकें, लेकिन बहरहाल तेरा यार इतना अहमक भी नहीं है। ओ तो यूं कहिए, इसलिए ये तकरीर झाड़ी जा रही है। नहीं यार, समझा करो, बात सिर्फ मेरी नहीं है, तेरी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, मैंने जवाब दिया। बकवास मत करो, क्या आज ही फेल हो जाना चाहते हो? क्यों? क्या तुम्हारे ख्याल में उसे आसानी से नींद आ जाएगी? किसे? अफशा को। क्यों, क्या वो बेख्वाबी की मरीजा है? देखो आरिफ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें चाहिए उसके कमरे की अकबी खिड़की पर जाओ, दस्तक दो और उसे बाग में चलने की पेशकश करो। वाह अनाड़ी उस्ताद, रहे ना जिन के जिन, पहले ही मरहले पर मरवा दोगे। क्या मतलब? साहिबजादे खुश नसीब हो कि रेडीमेड इश्क मिल गया। कुछ कोशिशें करना पड़ती तो यकीनन मुंह की खाते। अरे वो एक शरीफ लड़की है और ये हरकत कतई गैर शरीफाना। क्या सोचेगी वो अपने दिल में? मैंने कहा। बस यही सोचेगी कि अजीब आशिक मिला है जो दिन भर इत्मीनान से तारे गिनता है और रात को आराम से सो जाता है। कुछ भी सोचे, मैं ऐसा नहीं करूंगा।
वैसे क्या शकीला यहाँ आएगी؟ क्यों नहीं आएगी? मैं कोई कच्चा आशिक हूँ? ठीक है, तब मैं बाग में चला जाता हूँ। यार बुरा तो नहीं मानेगा? तालूत झिंपे हुए अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला और मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। फिर मैं कमरे से निकल आया। इश्क मोहब्बत की बातें थीं, मैं दरमियान में क्यों दखल देता? वैसे दोनों के किरदार से मैं पूरी तरह मुतमईन था। तालूत एक ठोस किरदार का नौजवान था और शकीला इंतहाई पाकीज़ा फितरत। उन दोनों की तन्हाई में शैतान कभी नहीं दाखिल हो सकता था। चुनाचे मैं बाग की तरफ चल पड़ा। चांद नहीं निकला था, लेकिन उसके आसार आसमान के आखिरी सिरे पर नमूदार हो रहे थे। बाग की फिजा बेहद खुशगवार थी। फरहद बीज हवा के झोंके रूह को मुअत्तर कर रहे थे। मुझे इस तन्हाई में बेहद सुकून का एहसास हुआ और एक खूबसूरत तख्ते के नजदीक मैं घास पर बैठ गया। चंद मिनट बैठा रहा, फिर लेट गया। नरम घास मखमल के फर्श की मानिंद थी। सुकून, बेपनाह सुकून। लेकिन फिर किसी के कदमों की आहट सुनकर मैं चौंक पड़ा और जल्दी से उठ गया। तारों की छांव भी इतनी थी कि किसी को पहचाना ना जा सके और अफशां को देखकर मेरा दिल धड़क उठा। वो काफी करीब आ चुकी थी और बेहद घबराई हुई महसूस हो रही थी। मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ, वो आहिस्ता से बोली। अरे आइए अफशां, क्यों? आप शर्मिंदा क्यों हैं? मैंने आपके सुकून में मदाखलत की, वो चोरों के से अंदाज में बोली। ये आपको कैसे मालूम? मैंने कहा। क्या? यही कि आपने मदाखलत की है। तो फिर? मुमकिन है मैं इस वक्त आपके बारे में सोच रहा हूं और आप गौर करें, किसी के बारे में सोचा जाए और वो अचानक आ जाए तो क्या कैफियत होती है। अफशां कई मिनट तक कुछ नहीं बोली तो मैंने ही कहा, और अब आप अजनबियों की तरह खड़ी ही रहेंगी? ओह, मुआफ़ी चाहती हूँ। वो मेरे नज़दीक बैठ गई। इस कुर्ब में बड़ा एतमाद, बड़ी अपनायत थी। आप खामोश क्यों हैं? वैसे ही। चांदनी पसंद है आपको? हाँ। और तन्हाई? नहीं, अफशां ने जवाब दिया। उसके अंदाज में किसी कदर शौकी थी। और अफशां साहिबा, जो कुर्ब आशना ही ना हो, मैंने ना जाने किन ख्याल के तहत कहा। और अफशां ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा। अपनी तरफ बढ़ने वालों की पजीराई ही नहीं की होगी आपने, उसने आहिस्ता से कहा। शायद कोताही मेरी ही हो। आदिल साहब की निस्बत आप संजीदा हैं। बड़ा जो हूं उससे कोई खास फर्क नहीं महसूस होता आप दोनों में। अब तो आप पहचान लेती हैं। हाँ, अफशां ने एक शर्मगी मुस्कुराहट से कहा। मैं भी मुस्कुराने लगा। उस वक्त दिल से सारी महरूमियां धुल गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दोबारा पैदा हुआ हूं, दोबारा जवान हुआ हूं और अफशां मेरी जिंदगी की पहली लड़की है। इससे कबल कभी इतनी फरहत, ऐसा अनोखापन महसूस नहीं किया था। इसके बाद हम दोनों कई मिनट तक खामोश रहे। अफशां गर्दन झुकाए घास कुरीद रही थी। क्या आपने मुझे देख लिया था मिस अफशां? हाँ। कहाँ से? खिड़की में खड़ी थी। क्यों? नींद नहीं आ रही थी। यही कैफियत मेरी थी, मैंने जवाब दिया। आपने उस वक्त क्यों ना कहा कि आपको नींद नहीं आ रही? कोई प्रोग्राम ही रखते। तन्हाई को दिल चाह रहा था। ओहो, तब तो मेरी बात दुरुस्त है, यानी मैंने मदाखलत की है। अफशां, गुस्ताख होने को दिल चाह रहा है। अगर इजाजत दें, आपकी आमद ने तो वो खला पुर कर दिया है जिसके पुर होने की दिल ने बारहा आरजू की थी। और अफशां के चेहरे पर संजीदगी फैल गई। वो खामोशी से घास कुरीदती रही, फिर निहायत साफ सुथरे लहजे में बोली, साइम साहब, आपके ख्याल में मेरी उम्र क्या होगी? क्यों? मैंने चौंक कर उसे देखा। मेरी उम्र 22 साल है, किसी हादसे के तहत नहीं बल्कि कुदरती तौर पर। मेरे ख्याल में मैं अपनी उम्र से 10 साल आगे बढ़ गई हूँ। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं ये कहूँ कि मेरी उम्र 32 साल है। माशाअल्लाह, मैंने किसी कदर शौकी से कहा। और ये उम्र कम नहीं होती साइम साहब, जाहिर है बुढ़ापे की आमद होती है, मैंने जवाब दिया। लेकिन अफशां के चेहरे की संजीदगी बरकरार रही। मैं एक मशरकी लड़की हूँ और बेहद खुदसर हूँ, लेकिन अगर आप यकीन करें तो बता दूं कि मैंने बहुत से ममालिक की सैर की, बहुत कुछ देखा, लेकिन ज़मीर पर कोई दाग नहीं लगने दिया। और मैं आज खुद को फ़ख्र से मशरकी कह सकती हूँ। अलबत्ता मैंने कुछ तजुर्बात ज़रूर किए हैं, मैंने कुछ हासिल भी किया है। ओह, अफशां की संजीदा गुफ्तगू पर मैं भी संजीदा हो गया। हाँ साइम साहब, मैंने देखा है कि पाकीज़गी की हदूद नहीं होती। ज़मीर अगर साफ रहे तो ज़िंदगी बोझ नहीं बनती, जबकि निगाह के रास्ते बहुत छोटे होते हैं और उनके इख्तिताम तक पहुँचते पहुँचते इंसान अपनी ज़िंदगी को बेमकसद समझने पर मजबूर हो जाता है। वो सोचता है अब क्या करे, और फिर ये बोझल ज़िंदगी उसे अजाब लगने लगती है और इसका नतीजा भयानक ही होता है। इंसान अगर जिंदा भी रहे तो ज़मीर की हौलनाक चीखें उसे मुज़तरिब रखती हैं। साइम साहब, मेरे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं। साफ हूं तो इस कदर के वालिदैन की मर्जी के बगैर, उनसे छुपकर, बल्कि मुजरिमाना अंदाज में सियाहत का शौक पूरा किया। चर्ब जुबानी से काम नहीं ले रही, अपनी शख्सियत को उरियां कर रही हूँ। मशरिक की हया अपनी जगह, लेकिन जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश के इजहार को बेहयाई नहीं समझती। मैं आपकी शक्लो सूरत, आपके किरदार और आपकी शख्सियत से बेहद मुतासिर हूँ। खुदा की कसम, अगर किसी बहुत बड़े मुल्क के शहजादे भी होते तो मेरे लिए काबिल एतना न थे।
لیکن آپ اپنی شخصیت اسی کردار کے ساتھ کسی دفتر کے معمولی کلرک ہوتے اور کسی طور میری آپ سے ملاقات ہو جاتی تو اپنی پسند کے اظہار سے باز نہ رہتی۔ سائم صاحب، اسے میرا اظہار عشق سمجھ لیں، میری آرزو سمجھ لیں یا میری بے حیائی، یہ سب کچھ میں آپ سے صرف ایک بار کہوں گی، اس خوف سے بے نیاز ہو کر کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ بڑی سلجھی ہوئی، بڑی انوکھی اور بڑی جذباتی گفتگو تھی۔ ایک ایک لفظ میرے دل پر نقش ہو رہا تھا۔ میں حیرانی سے اس کچی عمر کی جہاں دیدہ لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں آپ کو پسند کرتی ہوں سائم صاحب، میں آپ سے چھپ چھپ کر نہیں ملوں گی۔ ہم ایک دوسرے سے گھٹیا طور پر رومان نہیں کریں گے، بلکہ اگر آپ کے حالات اجازت دیں تو ہر پہلو سے سوچ کر، ہر خطرے، ہر الجھن کو مد نگاہ رکھ کر مجھے بتائیں کہ کیا آپ مجھے زندگی بھر کا ساتھی منتخب کر سکتی ہیں۔ یہ سوال میرے لیے خاصا سنسنی خیز تھا۔ مشورہ کس سے کرنا تھا؟ طالوت بدماشی میرا سب کچھ تھا، لیکن اسی نے تو مجھے اس کے لیے مجبور کیا تھا، اور اب یہ لڑکی میری زندگی کا ایک اہم کردار بن گئی تھی۔ چنانچہ اب اگر طالوت بھی مجھے اس سے شادی کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتا تو میں اس سے معذرت کر لیتا۔ ہاں، میری زندگی اب ایک ٹھوس حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ زمین پر جھوٹ کا داغ ہی صحیح، لیکن خدا کی مہربانی سے میں بھی زندگی گزارنے کے قابل بن گیا تھا۔ اس لیے اس سلجھی ہوئی لڑکی کو زندگی کا ساتھی نہ بنانے کا تصور بھی محال تھا۔ تاہم میں نے کچھ اور باتیں کرنا مناسب سمجھی۔ آپ کے جذبات میری خوش بختی ہیں افشاں، لیکن اپنی چند مجبوریوں کو مد نگاہ رکھ کر میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، بصد خوشی۔ افشاں نے کھلے دل سے کہا، فرض کریں میرے والدین اس کی اجازت نہ دیں، یہ فیصلہ آپ کریں گے؟ افشاں نے جواب دیا، فرض کریں آپ سے شادی کے بعد مجھے کلاش ہونا پڑے، میرے فیصلے پر اثر نہیں پڑے گا، میں آپ کو ہر حیثیت سے قبول کروں گی، بہت شکریہ۔ لیکن مس افشاں، خود آپ اس سلسلے میں کس قدر ثابت قدم رہیں گی؟ میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تنویر صاحب، میرے والدین روشن خیال ہیں، میری پوزیشن تو خراب نہیں ہوگی، یہ میری ذمہ داری ہے اور میں اسے نبھانے کی کوشش آخری سانس تک جاری رکھوں گی۔ تب پھر مس افشاں، آپ ہی بتائیں، مجھے آپ سے اچھا زندگی کا ساتھی دوسرا کون ملے گا؟ جی افشاں، آپ سن لیں، میں آپ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ اور افشاں کے چہرے پر افشاں بکھر گئی، اس کی پلکیں بوجھل ہو کر جھک گئیں۔ آپ سوچ سمجھ کر یہ بات کر رہی ہیں سائم صاحب؟ ہاں افشاں، آپ کی جانب سے کسی تعارض کی گنجائش ہرگز نہیں۔ تب مجھے دعا دیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ جب میں آپ سے درخواست کروں اس وقت آپ عادل بھائی کے ذریعے یا پھر نواب جلال الدین کے ذریعے ابو سے کہلوا دیں، تعمیل ہوگی۔ سائم صاحب، افشاں شرمائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بیٹھو افشاں، اب نہ بیٹھ سکوں گی، اس نے سر جھکائے کہا، اور ایک دم چاند نکل آیا۔ چاندنی میں جھکی شرمائی لڑکی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کیوں؟ میں نے بے قراری سے پوچھا۔ سائم صاحب، میں بہرحال مشرقی بھی ہوں، اب مجھے شرم آ رہی ہے، افشاں نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ میں اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، لیکن روح میں بالیدگی اتر گئی تھی۔ چاندنی ہمیشہ سے زیادہ روشن ہو گئی تھی اور میں جیسے ایک نئی دنیا میں سانس لے رہا تھا۔ یہ دنیا ہمیشہ سے زیادہ حسین ہوتی ہے، روح کو سہارا مل جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنی دیر میں وہاں بیٹھا رہا، وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا تھا۔